गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपना साउंड का नेक्स्ट पार्ट। तो साउंड के पार्ट्स में हमने साउंड के ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ा, वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स के अपने पास वेव्स हैं। देन उसके बाद में साउंड हमें सुनाई किसके थ्रू आउट देता है? बोल सर ईयर्स के थ्रू। लेकिन जब ईयर्स की स्टडी कर रहे थे तो हमने बात की थी कि उनके टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो एक बार देखते हैं। इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। सबसे बाहर वाला पार्ट कौन सा होगा? आउटर ईयर। देन मिडल पार्ट कौन सा होगा? बेसली मिडल ईयर एंड इनर ईयर। इनका क्लासिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है। जिस वे में हमें दिखाई दे रहा है, जिस वे में कान प्रेजेंट है, हमारा ईयर प्रेजेंट है, उसी वे में इनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये मेरा आउटर ईयर का स्ट्रक्चर है। हमारे पास यहाँ पे 2 डायग्राम्स है। ये डायग्राम समझने के लिए बेस्ट है, लेकिन आप इसको क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इसको। तो ड्राइंग के लिए मेरे पास ये दूसरा डायग्राम जो आपको बुक्स में या अपनी सीट्स में मिलता है। तो यहाँ पे ये जो कान का आउटर स्ट्रक्चर है, ये जो मेरा कान का ईयर का आउटर स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या होगा? इसको बोलते हैं पीना। PINNA, पीना। देन ये जो पीना है ये किससे कनेक्टेड रहता है? ये जो पीना है ये कनेक्टेड किससे रहता है? इस पार्ट से। और इस पार्ट का नाम क्या है? ऑडिटोरी कैनाल। ऑडिटोरी कैनाल। ठीक है, ये ऑडिटोरी कैनाल अपने आउटर जो ईयर है उसकी रीचेबल रहती है। जैसा कई बार आपको ईचिंग होती है या वेक्स आउट होता है, वो किसके थ्रू आउट होता है? ऑडिटोरी कैनाल के थ्रू। अब ऑडिटोरी कैनाल की बात करते हैं तो ऑडिटोरी कैनाल किससे कनेक्टेड रहती है? इस पोर्शन से। इस पोर्शन को क्या कहेंगे? ईयर ड्रम। क्या नाम रहेगा इसका? ईयर ड्रम। तो टोटल मेरे पास जो आउटर ईयर, जिस पोर्शन को मैं आउटर ईयर बोलता हूं, वो कौन कौन सी चीजों को मिला के है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहां तक मेरा कौन सा पोर्शन है? ये आउटर ईयर। ठीक है, देन मेरे पास इनर ईयर के अंदर एंटर करते हैं। इनर ईयर में जो सबसे फर्स्ट बोन है उसका नाम क्या है? हैमर। देन सेकंड बोन का नाम क्या है? एनविल। एंड थर्ड बोन का नाम क्या है? स्ट्रिप। ठीक है, लेकिन क्या इनके यही नाम है? ना, यहाँ पे इनके एक एक नाम और मिलेंगे, क्योंकि कुछ बुक्स में आपको क्या मिलेगा? मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। जैसा आप बायो के अंदर ईयर की स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको मेलस, इनकस और स्टेप्स भी नाम मिलेंगे। तो जो मेरा सबसे फर्स्ट नाम है मेलस, वो मेरा हैमर, जो इस बोन को बोलते हैं। अगेन एनविल क्या होगा? इनकस। और स्ट्रिप्स क्या होगा? स्टेप्स। ये इनके डिफरेंट नाम्स भी है। ठीक है, अब ये तीन क्या मिलके बना है मेरे पास? ये जो 3 अलग अलग मेरे पास बोन्स हैं, इनको मिला के क्या बना मेरा? मिडल ईयर। क्या बना? मिडल ईयर। ओके, मिडल ईयर के बाद में मेरे पास एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जो कि कुछ ऐसा है। क्लियर है? कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलेंगे कोहिला। और इसके अंदर फ्लूइड फील्ड रहता है। क्या फील्ड रहता है? फ्लूइड फील्ड रहता है। ओके, यहाँ पे एक मिडल ईयर का एक पार्ट रह गया। ये इसको क्या कहोगे आप? ओस्टेशियन ट्यूब। इसको क्या कहोगे? ओस्टेशियन ट्यूब। ये ओस्टेशियन ट्यूब कहाँ कनेक्टेड रहती है? थ्रोट के साथ में। क्लियर ये चीज? ठीक है, अगेन ये जो नर्व्स है, ये कौन सी नर्व्स है? ऑडिटोरी नर्व्स। ऑडिटोरी आपको दो जगह वर्ड मिला है, एक ऑडिटोरी कैनाल, जिससे हम एंटर करती है जो साउंड वेव है, वो एंटर कर रही है जिस कैनाल के थ्रू, वो कौन सी है? ऑडिटोरी कैनाल। एंड अगेन जो मिडल पार्ट या इनर ईयर की जो बाद में कनेक्टेड रहता है, ये क्या है? ऑडिटोरी नर्व्स। ऑडिटोरी नर्व्स का क्या काम रहेगा? ऑडिटोरी नर्व्स है वो मसल्स हैं जो सिग्नल ट्रांसफर करती है माइंड तक। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूंगी, सर मेरे को सुनाई कैसे देता है, ये वर्क कैसे करता है, उस पे चलने से पहले एक बार इस स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए। क्या इस स्ट्रक्चर में कुछ एक्स्ट्रा है? देखते हैं।
टेम्पेनिक केविटी, देन ये यहाँ पे मिडल ईयर के अंदर फिल रहती है। ओके, एक्सटर्नल ऑडिटोरी कैनाल आपके ऑलरेडी क्लियर है। ये जो पोर्शन है ये क्या होगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम क्या है मेरे पास, ईयर ड्रम। क्लियर है, यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे मेलस, इनकस और स्टेप्स, ये तीन मिलके क्या बनी मेरे पास, मिडल ईयर। अगेन सेमी सर्कुलर शेप में मेरे पास क्या है, कोहिला, और यहाँ पे क्या फिल रहता है, फ्लूइड। क्या फिल रहेगा, जैसा ये है यहाँ पे फ्लूइड फिल रहता है। क्लियर, यहाँ पे कुछ आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर को सेपरेट किया हुआ है। डायग्राम समझ आया। अब डायग्राम का एक बार एक्सप्लेनेशन करते हैं कि किस वे में हमें सुनाई देता है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये जो पीना है, यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है कान का डिफरेंट वे में, आउटर साइड में जो दिखाई दे रहा है आपको आउटर ईयर, जिसको पीना कह रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म है कि जहां भी आवाज टकराएगी वो ऑलमोस्ट किस किस डायरेक्शन में टिल्ट करेंगे, ऑडिटोरी कैनाल की तरफ। क्लियर है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे कि जैसा मैं माउथ के ऊपर ऐसा कप की फॉर्म में करता हूं तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होके स्ट्रेट पाथ उसको दे सके, इसीलिए हमने कप की फॉर्म में माउथ के आगे किया था कि हम लाउडली दूर तक आवाज पहुंचा सके। ओके, अब ये सब इस शेप में रहते हैं कि जितनी भी मेरे पास डायरेक्शन आ रही है, जिस डायरेक्शन से भी साउंड आ रहा है, उन सब को हम रिफ्लेक्ट करके किधर भेज सकते हैं, ऑडिटोरी कैनाल के अंदर। ठीक है, देन यहां से क्या करेगा, ये ऑडिटोरी कैनाल की जो साउंड वेव इंटर कर रही है वो वहां पे जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वहां पे वो फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे मेरी मेम्ब्रेन क्या होगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगी, उस पर फोर्स अप्लाई होगा। अब यही जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस अंदर इन तीन बोन्स पे ट्रांसफर होगा, मेलस, इनकस और स्टेप्स। ये इन्हीं वाइब्रेशंस को कुछ इनहेंस करते हुए सेमी सर्कुलर शेप की जो कोहिला है उसमें फ्लूइड फिल रहता है, वहां पे वेव जनरेट करने का काम करेंगी। क्लियर हुआ, एक बार दोबारा देखते हैं कि जो आउटर साउंड्स है वो ऑडिटोरी कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम पे हिट करती है, ईयर ड्रम मेरा ओसिलेशंस ओसिलेशन प्रोवाइड करता है और ओसिलेशंस क्रिएट करता है। देन वो ओसिलेशंस या वो मूवमेंट मेलस, इनकस और स्टेप्स के अंदर फॉरवर्ड किया जाता है। देन ये तीनों उसको इनहेंस करती हैं। वो इनहेंस साउंड या वाइब्रेशंस है वो कोहिला में जो फ्लूइड फील रहता है उसमें वेव जनरेट करती हैं, और उन्हीं वेव्स के थ्रू आगे वेस्टिबुलर नर्व्स की बात करो या ऑडिटरी नर्व्स की बात करो, ये क्या करती है, माइंड तक सिग्नल पहुंचाने का काम करती हैं। क्लियर, इतना समझ आया। अब एक बार ये जो तीनों डायग्राम्स हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इन ईयर को देखते हुए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि तीनों का वर्किंग किस वे में है। ठीक है, आपको क्लियर है। ओके, तो जैसे मैंने आपको एक बार वर्बली बता दिया कि इनर ईयर क्या काम करता है, मिडिल ईयर क्या काम करता है और आउटर ईयर क्या काम करता है, लेकिन थ्योरी के बेसिस पे देखते हैं कि आप लिखोगे किस वे में उसको। तो सबसे पहले क्या है मेरा, आउटर ईयर, जो भी इन ईयर की अपन डिस्कशन करेंगे उस ईयर को कलर्ड किया गया इन पिक्चर्स में। क्लियर है, तो सबसे पहले मैं आउटर ईयर की बात करता हूँ। आउटर ईयर क्या करता है, व्हेन साउंड वेव रीच द आउटर ईयर, जब आउटर ईयर के पास में साउंड पहुंच रही है, सम डायरेक्टली डाउन द मिडल ऑफ ट्यूब कॉल्ड ऑडिटोरी कैनाल। मेरा जो आउटर ईयर है, पीना है, वो साउंड को कहां ट्रांसफर कर देता है, ऑडिटोरी कैनाल के अंदर। एट द एंड ऑफ ऑडिटोरी कैनाल इज थिन मेम्ब्रेन, और इस थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को कहते हैं क्या है, ईयर ड्रम। क्या कहते हैं इसको, ईयर ड्रम। At the end of auditory canal is a thin membrane which stretched across it. ऐसा नहीं होता जैसे कुछ ड्रम्स है, जैसे बैलून है, बैलून को आप किसी बोतल के ऊपर ऐसा स्ट्रेच करके पहना देते हैं, उसको ऊपर ढक देते हैं, तो वैसा ही कुछ हमारा ईयर ड्रम है। Then when sound waves reach the eardrums they push and pull on it and make it वाइब्रेट। जैसा कि मैंने बात की कि साउंड का, जैसे अगर इसका एग्जांपल आप कैसे देख सकते हो,
एक सिंपल बोतल है, उसके ऊपर बैलून पहना दिया, देन मैं बोतल को क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, तो कुछ अंदर से जो एयर है वो प्रेशर क्रिएट करेगा। आउटर साइड पे जो मैंने स्ट्रेट बैलून अप्लाई किया है, तो वो क्या होगा, बाहर की साइड, देन अंदर, बाहर की साइड, फिर अंदर। तो ये जो चीज है, ये क्या है, पुश और पुल। मेरा ईयर ड्रम भी कुछ ऐसे ही वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट द मिडल ईयर। मिडल ईयर का पोर्शन में तीन डिफरेंट मेरे पास बोन्स है। कौन कौन सी, हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप। इन द कैविटी ऑफ द मिडल ईयर, ये जो कैविटी है, कैविटी का वर्ड मतलब क्या हुआ, इन द कैविटी, कैनाल की बात कर रहे हैं, एक गुफा। इन द कैविटी ऑफ द मिडल ईयर आर थ्री बोन्स। अगर आपसे पूछी जाए कि मिडल ईयर में किससे मिलकर बना है, तो थ्री डिफरेंट बोन से मिलकर बना हुआ है। दे आर कॉल्ड हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप्स। आफ्टर देयर शेप्स द मिडल ईयर आल्सो हैज ए ट्यूब। इनके अलावा मिडल ईयर के पास एक ट्यूब होती है, कौन सी, ये, और इसका नाम क्या होगा, ओस्टेशियन ट्यूब। और ये ओस्टेशियन ट्यूब अपने किससे कनेक्टेड रहती है, थ्रोट से। क्लियर हुआ, इसीलिए हम बोलते हैं ई एन टी, ई एन टी। क्लियर हुआ, ई एन टी स्पेशलिस्ट बोलते हैं। ईयर, नोज, थ्रोट, ये आपस में इंटरनल कनेक्टेड रहती हैं। विच कनेक्ट्स टू द थ्रोट, जो कि मेरे किससे कनेक्टेड है, थ्रोट से। ओके, अब यहाँ पे इसका वर्क क्या रहेगा, ये तीनों बोन्स है उस साउंड वेव्स को, या मैं वाइब्रेशंस की बोलूंगा, उन वाइब्रेशंस को जो ईयर ड्रम पे क्रिएट हुआ है उनको इनहेंस करती हैं, देन आगे ट्रांसफर कर देती हैं। अब आगे क्या रहेगा, आगे उनके पास में रहता है इनर ईयर। इनर ईयर में कैसे रहता है, द इनर ईयर इज फिल्ड विथ ए फ्लूइड। यहाँ पे फ्लूइड रहता है, कुछ वैसा जैसा पानी भरा रहता है, लेकिन वो पानी नहीं है, वो लिक्विड है। यहाँ फ्लूइड फिल है, डेंस। द वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रिप सेट अप ए वेव। जो वाइब्रेशंस है वो उस फ्लूइड के अंदर क्या क्रिएट करेंगे, एक वेव क्रिएट करेंगी। देयर इज ए मेम्ब्रेन विथ डेलिकेट फाइबर्स। वहां पे वो फाइबर्स से कनेक्टेड है। ये फाइबर्स कौन से हैं, जो नर्व सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। इन द कोहिला, ईच फाइबर ओनली वाइब्रेट्स इन ए रिस्पॉन्स टू ए साउंड वेव विथ ए पर्टिकुलर पिच। इस लाइन को दोबारा देखते हैं एक बार, कि यहाँ पे जो मेरी कोहिला के अंदर जो मेरी फाइबर्स हैं, वो स्पेशल किसी फ्रीक्वेंसी के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। यहां से आपको एक आंसर मिलेगा, each fibers only vibrate in a response to a sound wave with a particular pitch। यहां से किस चीज का आंसर मिल रहा है, हमारी ऑडिबल रेंज क्या थी, ऑडिबल रेंज क्या थी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ऑडिबल रेंज क्या थी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब ये चीज हमें समझ आती है कि सर बिलो 20 हर्ट्ज हम क्यों नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारे ईयर ड्रम को वो वाइब्रेट नहीं कर सकते। उतनी लो फ्रीक्वेंसी की साउंड हमारे ईयर ड्रम्स को वाइब्रेट नहीं कर सकते। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि सर ह्यूमंस है वो 20 हर्ट्ज से बिलो फ्रीक्वेंसी के लिए रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते उनके ईयर्स, या वो उस चीज से सुनाई क्यों नहीं देते, रीजन क्या हुआ, हमारे जो ईयर ड्रम्स है वो बिलो 20 हर्ट्ज के लिए वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं होता हमारे ईयर ड्रम्स पे। क्लियर हुआ, एटलीस्ट इतना हिट हो, इतने फोर्स के साथ हिट हो कि ईयर ड्रम है वो इफेक्ट शो करे, हमारे उतना सेंसेशन नहीं है ईयर ड्रम्स का। ओके, फिर एक सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर 20,000 हर्ट्ज है, इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं सुनाई देती, क्या भाई ईयर ड्रम्स है वो वाइब्रेट नहीं कर रहा, कर रहा है, लेकिन हमारी जो नर्व्स हैं, कौन सी नर्व्स हैं, फाइबर्स, या मैं ऑडिटोरी नर्व्स की बात करूंगा, जो कि एक पर्टिकुलर, हर एक नर्व पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यही चीज आपने यहाँ पढ़ी है, ईच फाइबर्स ओनली वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स टू ए साउंड वेव विथ ए पर्टिकुलर पिच या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो वहां पे उन ऑडिटोरी नर्व्स की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो उनको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सके। कब की बात कर रहा हूं, आफ्टर 20,000 हर्ट्ज की।
ये क्लियर हुआ आफ्टर 20,000 हर्ट्ज के। लेकिन कई बार रहता है कि हमें मूवीज में दिखाया जाता है या हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि आपको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है, अबाउट 20,000 नहीं बोल रहा, 80,000 या उससे भी ऊपर की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। जब वो कान पे सुनाई देता है हमें, तो हमारे कान से ब्लड फ्लो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इतने फोर्स के साथ ईयर ड्रम के ऊपर हिट करता है कि ईयर ड्रम की जो आसपास की जो नियर बाई मसल्स है, वहां से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है और ईयर ड्रम कई बार डैमेज भी हो जाता है। ओके, तो ये हमें समझ आया कि ऑडिबल जो रेंज है उसमें बिलो 20 हर्ट्ज और अबाउट 20,000 हर्ट्ज के लिए हमारे ईयर की कौन से पार्ट वो रिस्पॉन्सिबल है कि वहां वो पोर्शन है, उसकी वजह से हमें नहीं सुनाई देता। ओके, तो बिलो 20 हर्ट्ज के लिए ईयर ड्रम को रिस्पॉन्सिबल मान सकते हो और 20,000 हर्ट्ज के लिए हमारी ऑडिटोरी नर्व्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सिग्नल को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। जबकि डॉग्स के साथ, कैट्स के साथ, बैट्स के पास, डॉल्फिन्स के, इनके पास होता है, उनके ऑडिटरी नर्व्स हैं, वो सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए केपेबल है, ह्यूमंस की नहीं है। ओके, व्हेन ए फाइबर वाइब्रेट्स स्टिमुलेट ए नर्व एंडिंग एंड नर्व इंपल्स और मैसेज सेंड टू ब्रेन वेयर वी बिकम अवेयर ऑफ द साउंड। तो आपको कोई साउंड कब सुनाई देता है? जब वो साउंड पीना को टकराते हुए या आउटर साइड के ईयर को टकराते हुए हमारे इनर ईयर या ईयर ड्रम पे हिट करता है, देन ईयर ड्रम से वो चीज तीनों हैमर, एनविल और स्ट्रूप्स इनहेंस करती है, वो फ्लूइड के अंदर वेव क्रिएट करती है जो कि सेमी सर्कुलर शेप में कोहिला प्रेजेंट रहता है। देन यहाँ से ऑडिटरी नर्व्स माइंड को सिग्नल्स फॉरवर्ड करती हैं, कौन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉरवर्ड करती हैं उन्हीं वेव्स के थ्रू, जिस तरीके से हमें लास्ट में ब्रेन प्रोसेसिंग के बाद में सुनाई देता है। क्लियर? ये चीज समझ आई? हो गई। अब पॉइंट ये है कि सर हमें सुनाई तो दिया, लेकिन कुछ चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं। तो क्या आप हमें डिफाइन कर सकते हो कि म्यूजिक क्या है और नॉइस क्या है? एज सिंपल एज म्यूजिक क्या है? जो सुनने में अच्छा लग रहा हो। नॉइस क्या है? जो मैं इनकम्फर्ट कर रहा हूँ। कैसे? जैसे हार्ट पेशेंट रहते हैं, मोस्टली क्या होता है, शादी के अंदर फुल वॉल्यूम में डीजे चल रहा होता है, आप फुल इंजॉय कर रहे हैं, गली से एकदम ऐसा डीजे लेते हुए जा रहे हैं, लेकिन अगर वहीं पड़ोस में कोई हार्ट पेशेंट है जो आपके लिए गाने, म्यूजिक का काम कर रहे हैं, वही उसके लिए किसका काम करेंगे? नॉइस का। या दूसरी बात करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज जैसे कन्नड़, तेलुगु या कोई ऐसी एक लैंग्वेज जैसे जापानी है, ठीक है, उस लैंग्वेज की बात करें, उसके जो सॉन्ग्स हैं क्या वो आपको समझ आएंगे? नहीं। लेकिन अगर बीट्स अच्छी हैं तो आप इंजॉय कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो लैंग्वेज आपको समझ ही नहीं आ रही, उसके सॉन्ग्स आपको क्या लगेंगे? इरिटेटिंग लगेंगे। तो वो आपके लिए क्या हो गई? नॉइस। वो लैंग्वेज, वो म्यूजिक। तो कुछ ऐसा ही यहाँ इस फोटो में प्रेजेंट किया गया है। जैसे ये स्पीकर है जो गिटार कनेक्टेड है। अब इस पर्सन को गिटार बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जो चीज इसके लिए म्यूजिक है, वही सेम इसके लिए क्या है? नॉइस है। तो ये चीज हो सकती है ना कि जो चीज एक के लिए बहुत टेस्टी हो, डिलीशियस हो, दूसरे के लिए वही बहुत खराब हो। जैसे करेले की सब्जी। कुछ वैसे ही गानों की भी बात की जाए तो कुछ को इंग्लिश गाने पसंद होते हैं, दूसरे को वो इरिटेटिंग लगते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही चलते हुए एक बार देखते हैं कि सर म्यूजिक और नॉइस क्या होते हैं। तो मैं म्यूजिक की बात करूं तो अनवांटेड साउंड फ्रॉम एनी सोर्स दैट कॉज डिस्कम्फर्ट, जो आपको डिस्कम्फर्ट कर दे, ऑफ एनी काइंड इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस या नॉइस पॉल्यूशन क्या हुआ? कोई भी अनवांटेड साउंड जो आपको डिस्कम्फर्ट कर दे, जैसा अनवांटेड साउंड फ्रॉम एनी सोर्स दैट कॉज डिस्कम्फर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ दिस इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन इज अंडर अनडिजायरेबल। ओके, सो सॉरी, पास में से वर्ड्स इतने ऐसा लार्ज दिखाई देते हैं कि कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। अनडिजायरेबल एंड कैन कॉज इरिटेबिलिटी। ये इरिटेबिलिटी क्या है? मतलब जैसे अनडिजायरेबल इरिटेबिलिटी, जो हमें नहीं चाहिए वो इरिटेट करता है। जैसे आप बैठे हो,
आपके दोस्त को खेलने का मूड है, ठीक है, लेकिन आपका बिल्कुल मूड नहीं है, अगर वो आपको बार बार टिकल करता है ऐसा कि चलो खेलने चलते हो, तो वो चीज आपको इरिटेटिंग लगती है। म्यूजिक के साथ भी कुछ ऐसा ही है, जब आपका जो सॉन्ग्स सुनने का मूड नहीं है, आपको जबरदस्ती सुनाए जाए तो वो इरिटेट करते हैं, आपको डिस्कम्फर्ट करते हैं। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, स्ट्रेस, स्लीप डिस्टरबेंस, ये सब किसके रिजल्ट्स हैं? किसके रिजल्ट्स हैं? नॉइस पोल्यूशन। ये नॉइस पोल्यूशन के रिजल्ट्स हैं कि जैसा आप रेगुलर उन चीजों के कांटेक्ट में रहेंगे तो उससे क्या क्या हो सकता है? इरिटेटिंग, आपका नेचर इरिटेट हो सकता है। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, आपका जो कंसंट्रेशन है वो वीक हो सकता है। देन स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो सकता है, स्लीप डिस्टरबेंस हो सकती है। अगेन इवन ए डैमेज हियरिंग्स, आपको सुनने में भी दिक्कत स्टार्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ईयर ड्रम्स रेगुलर हिट होते हैं तो उनकी जो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है वो वीक भी होगी, जिसकी वजह से वहां पे वाइब्रेशंस प्रॉपर क्रिएट नहीं होंगे, जो अंदर ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें ईयर ड्रम को सेफ रखना होता है। ओके, अब एक बार देखते हैं, दो डेफिनेशंस की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन कौन सी है? म्यूजिक। एंड सेकंड डेफिनेशन नॉइस। A sound which has pleasant sensations on ear is called music. As simple as, और कोई डिफिकल्ट नहीं लेनी इसमें। A sound which has pleasant sensation, जो साउंड हमारे कान को बिल्कुल प्लीजेंट सेंसेशंस प्रोवाइड करे, वो क्या होगा? म्यूजिक। एंड अनदर पार्ट, ए साउंड विच डज नॉट हैव ए प्लीजेंट सेंसेशन ऑन द ईयर इज कॉल्ड नॉइस। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट कि हमारे म्यूजिक और नॉइस, जो हमारे ईयर को कंफर्टेबल लगे, आसान, अच्छी लगे, वो कौन सी होगी? म्यूजिक। और जो डिस्कंफर्ट कर दे वो क्या हुआ? नॉइस। ओके, हम नॉइस पोल्यूशन पे कुछ दो लाइंस देखते हैं एक बार। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द एनवायरमेंट बाय अनडिजायरेबल लाउड एंड हरेस साउंड फ्रॉम ए वेरियस सोर्सेज इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। ये नॉइस पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी मेरे पास? कि जो भी हमें इरिटेटिंग साउंड लगता है, जो भी हरेस कर रहा हो, या लाउड नॉइस हो, या अलग अलग साउंड सोर्सेज से साउंड आ रही है अलग अलग। जैसे अगर सपोज मैं बोलता हूँ एक ही गली में तीन अलग अलग शादियां हो, तो वो अपने अपना डीजे परचेज करेंगे। अब तीनों डिफरेंट साउंड्स क्रिएट कर रहे हो, तीनों अलग अलग गाने पे डीजे ऑन कर दें, तो क्या वो उन कॉलोनी वालों के लिए इरिटेटिंग साउंड नहीं है? है। अगर सिंगल हो तो वो एंजॉय कर सकते हैं, और जो बारात में है उनके लिए भी इरिटेटिंग रहेगा। तो द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द एनवायरमेंट बाय अनडिजायरेबल लाउड एंड हरे साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। उसको क्या कहोगे? नॉइस पोल्यूशन। जो डेफिनेशंस है उनको मैं कुछ इस तरीके से मार्क कर दूंगा जो आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। अब नॉइस पोल्यूशन एट ए पर्टिकुलर प्लेस इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहले लाउडनेस ऑफ द नॉइस। दो फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे मैं उसको नॉइस कह सकता हूं कि ये नॉइस है। ड्यूरेशन ऑफ नॉइस एट ए पर्टिकुलर प्लेसेस, वहां से कंटिन्यूस, जैसे मैं बात करूं फ्लाइट्स की बात करूं, एयरपोर्ट्स की बात करूं, तो एयरपोर्ट्स के पास में जो लैंड्स होती है, जो फ्लैट्स हैं, ठीक है, वहां पे जो पर्सन रहते हैं उनका नेचर आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, या उनके ईयर्स हैं वहां कुछ इरिटेटिंग चीज रहती है, उनका नेचर कुछ चेंज रहेगा, या मैं बोल सकता हूं कि उनके ईयर्स है वो लॉन्ग टर्म तक रहेंगे, तो वहां डैमेज भी हो सकता है। रीजन, क्योंकि वहां से कम डेली जो नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो अप डाउन कर रही हैं, तो वहां पे वो साउंड क्रिएट होगा, और वो रोज डेली डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, हरेस होगा, या मेरा आउटर ईयर डैमेज भी हो सकता है। मेरा मेम्ब्रेन, जो स्ट्रेस मेम्ब्रेन है जिसकी बात कर रहा हूँ, वो यूज हो सकते हैं, वो प्रॉपर वाइब्रेट नहीं होंगे नेक्स्ट टाइम, या ऐसा कुछ रहता है। तो पॉइंट इतना सा है कि मेरे पास जो है ड्यूरेशन ऑफ नॉइसेज है पर्टिकुलर प्लेसेस की बात करें, कि कुछ कुछ जगहों पे, जैसे अगर आपका हाईवे के नियर बाई मकान है, ठीक है, मेरे पास क्या है, कैट है, और वो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। अभी भी आपको कुछ साउंड आ रहा होगा उसका, ठीक है। ओके, तो आज स्टार्ट किया अपन ने एक बार कि हमारे पास म्यूजिक एंड नॉइस के अंदर हमने पोर्शंस में क्या क्या देखा, कि जो चीज हमारे लिए म्यूजिक हो सकती है वो दूसरे के लिए क्या हो सकती है, नॉइस हो सकती है, ठीक है। अब
कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशंस। ठीक है, ये समझने वाले पॉइंट्स हैं, हमें समझ में आता है कि हमारे काम को रेगुलर हमें अगर नॉइस हिट हो रही है या अनडिजायरेबल साउंड्स हमें सुनाई दे रही है तो हमारे नेचर में भी चेंजेस होंगे, इवन हमारा आउटर ईयर या इन ईयर के कुछ पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, ये चीज समझ आ रही है। लेकिन मैं इन चीजों को इस वे में प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि आपको वहां पे लाइन नहीं बनानी नोट्स के एक एक, ये आपके ऑल टोटल रिटर्न नोट्स हैं, आप इनको पढ़ो, समझो और डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। देन जितनी क्लासेस में मैं ये जैसे साउंड है, 8th क्लास के बेसिस पे आपने बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है, उसका रीजन क्या है, 9th क्लास में आपके साउंड होगा, बिल्कुल है, लास्ट चैप्टर साउंड का आपका 9th क्लास में। तो अभी इस बारे में इतना एक बार इन्हेंस करके देख ले कि नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा मेरे पास, बहुत लिमिटेड चीजें रहेंगी कवर करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेविटी को देखेंगे, मोशन को और बेटर तरीके से समझेंगे, जो हम 8th क्लास में नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक बार देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे? नॉइज अराउंड अस मेक इट हार्ड टू टॉक एंड कम्युनिकेट विद अदर्स। अगर मेरा सराउंडिंग नॉइज प्रेजेंट है या जोर जोर से तेज आवाजें आ रही हैं तो मैं इजीली एक दूसरे से कन्वे नहीं कर सकते या हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। कोको आज इसको फ्री कर दिया है, ये डिस्टर्ब करेगी। Being exposed to loud noise for a long time can lead to hearing problems, even deafness. हम अगर लॉन्ग टाइम तक नॉइस या नॉइस पोल्यूशन के अंदर रहते हैं तो वो हमारे हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने में दिक्कत कर सकते हैं या इवन डेफनेस, हमें बहरा भी कर सकती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, noise pollution make it harder to focus and can reduce how well people work। ये क्या हुआ? वीक ऑफ कंसंट्रेशन, हमारा जो कंसंट्रेशन है हम इजीली उस पर ध्यान नहीं दे सकते, कोई भी चीज जैसे टीचिंग हो गया, स्टडी हो गई, इवन आप अपना ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, लेकिन नॉइस पोल्यूशन में आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्लियर? नॉइस कैन कॉज पीपल टू फील एंग्री, stressed and disturb their sleep। ऑफ कोर्स अगर आपका काम नहीं होगा तो आप क्या होगे? एंग्री। अगर आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे टीचर क्या होगा? एंग्री। आपके नॉइस पोल्यूशन से उनको भी इफेक्ट हो रहा है। ओके, अगर वो आपको डांटते तो आप इसमें किसमें जाओगे? स्ट्रेस्ड, आप स्ट्रेस्ड हो जाओगे एंड डिस्टर्ब देयर स्लीप, और फाइनली आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। कुछ ऐसे ही तो नॉइस पोल्यूशन के डायरेक्ट इफेक्ट भी और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नॉइस कैन लीड टू हेडेक्स, इरिटेबिलिटी एंड मेक पीपल फील नर्वस। ऐसा क्यों? ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। कुछ ऐसा कि ये मेरे हेडेक क्रिएट करती हैं, ठीक है, अगेन हेडेक क्रिएट होगी, प्रॉपर नींद नहीं हो सकती, आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो बेसिकली आपका नेचर कैसा हो जाएगा? इरिटेटिंग, इरिटेबिलिटी आ जाएगी एंड मेक पीपल फील नर्वस, जिसकी वजह से हम नर्वस रहेंगे, कहीं भी अपनी परफॉर्मेंस 100% नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, इट कैन ऑल्सो अफेक्टेड विजन्स, causing problems like night blindness और color blindness। कंटिन्यूस नॉइस पोल्यूशन से क्या होगा? आपके इनर ईयर डैमेज होगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके आई साइट में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, ये चीज समझ आई? तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो जो आपने सुना है उन्हीं को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। और आज के लिए लास्ट पार्ट, प्रिवेंटेशन। क्या क्या हो सकते हैं? बोलो सर सबसे पहले तो वो प्लेस छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ, भाग जाओ छोड़ के, माउंटेन्स में फ्रीली मकान लो, वहां रहो, आपको कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ मेंशन नहीं करना है। यहाँ देखते हैं एक बार, प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉइस। मशीन साउंड्स बी मेड सो दे डोंट मेक टू मच नॉइसी। मोस्टली मशीन्स को क्या बनाया जाता है? स्मूथ बनाया जाता है। कैसे? जैसे पुराने, आपको जनरेटर याद है, जनरेटर चलाते थे, ऑयल डाला, पेट्रोल डाला और उसको ऑन किया, वो बहुत नॉइसी साउंड क्रिएट करता था। लेकिन अभी कुछ टाइम से आप देख रहे हो साइलेंट जनरेटर्स रहते हैं,
क्योंकि वही जनरेटर अपने को कहाँ यूज होते हैं, मोस्टली हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर यूज कर रहे हैं। तो वो साउंड अगर नाइट में ओटी के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं और आपकी इलेक्ट्रिसिटी सडन डाउन हो गई, जनरेटर स्टार्ट करोगे तो वो इरिटेटिंग साउंड क्रिएट करता है, या फिर बहुत दूर रख के आओ। लेकिन अभी साइलेंट जनरेटर्स आ गए हैं, तो उनकी नॉइस को क्या किया जा रहा है, रिड्यूस करने का ट्राई किया जा रहा है, एफर्ट्स कर रहे हैं। कार्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड सिमिलर मशीनरीज should have better silencers to reduce noise। इन चीजों के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, साइलेंट करने का ट्राई कर रहे हैं। इनकी जितनी मशीन्स वगैरह की आवाजें आ रही हैं उनको रिड्यूस कर रहे हैं। बिग ट्रक्स एंड हेवी व्हीकल्स शुड नॉट बी अलाउड इन प्लेसेस वेयर पीपल्स लिव। हमारे जो बिग ट्रक्स की बात कर रहे हैं, इस लाइन में क्या कहा कि जो बिग ट्रक्स है उनको जहाँ पर्सन्स रहते हैं वहां पे अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ रहता है। सिटीज वगैरह की बात करें तो सिटीज में हमेशा बाईपास बना रहता है जो आउटर साइड में। तो जितने भी हमारे बसेज हैं, लॉन्ग रूट बसेज हो गई या ट्रक्स हो गए ट्रांसपोर्टेशन के, उनको सिटी के अंदर आने की परमिशन नहीं रहती, वो आउटर साइड से ही जाते हैं बाहर की साइड में। ओके, यूजिंग लाउड स्पीकर फॉर इवेंट्स लाइक सोशल और रिलीजियस गैदरिंग शुड बी स्टॉप्ड। ये थोड़ा टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन अब हमें पूछा गया है तो बताना पड़ेगा कि जितना भी जैसे सोशल इवेंट्स या जितने भी हमारे इवेंट्स रहते हैं, शादियां हो गई, भजन कीर्तन हो गए और बाकी बहुत सारी चीजें, तो वहां पे लाउड स्पीकर्स को यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मोस्टली आप न्यूज में डिबेट सुनते रहते होंगे। लेकिन अभी बस यहाँ इतनी ही बात करेंगे कि अगर हमें नॉइस पोल्यूशन से प्रिवेंट करना है तो उनको यूज नहीं करना, should be stopped। okay, factories should be moved far away from homes। घरों से फैक्ट्रीज क्या है, बहुत दूर होनी चाहिए, नॉइस पोल्यूशन के लिए भी और उससे एक्सट्रैक्ट होने वाले केमिकल्स के लिए भी। क्लियर? एट होम्स थिंग्स लाइक टीवी रेडियो एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी केप्ट एट ए लोअर वॉल्यूम्स। ठीक है, जब हमने सब तरफ शांति कर ही दी है, फैक्ट्रीज को भी दूर ले जाओ, हैवी लोडेड ट्रक्स, लॉन्ग रूट बसेज, उनको बाईपास कर दो, तो हमारे घर में भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो साउंड क्रिएट करते हैं, तो उनकी भी वॉइस को कंट्रोल में रखना है या डाउन रखना है। तो कुछ ऐसे हमने क्या पढ़ा, कंट्रोल ऑफ नॉइस, हार्मफुलनेस को कम करने के लिए। क्लियर है? अब लास्ट एक छोटा सा पार्ट रह गया कि साउंड को मीडियम की ट्रेवलिंग के लिए, सॉरी, साउंड को अपनी ट्रेवलिंग के लिए प्रोपोगेट करने के लिए क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है? वो सर ऑफ कोर्स रहती है। इसी को एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट किस चीज का रहेगा, उसी एक्सपेरिमेंट को समझेंगे कि किस तरह से वैक्यूम को एक्सर्ट करके वहां पे बेल की साउंड को क्रिएट करेंगे। ये आपके सिलेबस में है, एग्जाम से ही पूछा जाता है आपको, उसका कंक्लूजन, प्रोसीजर सब पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास उसके साथ में अपन साउंड कवर करते हैं, फिनिश करेंगे, और उसके बाद में मैं इन सब लेक्चर्स को कंबाइन करके एक लेक्चर फॉर्म करूंगा जिसके नीचे आपको कंप्लीट इस चैप्टर के पीडीएफ्स मिलेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।